बीकॉम सेकेंड ईयर के प्यारे विद्यार्थियों, आपके एवीएसटी फर्स्ट में इनकम टैक्स का पेपर है और उसमें अपना तीसरा चैप्टर इनकम फ्रॉम सैलरीज, वेतन शीर्षक के आय, ये अपना टॉपिक चल रहा है। तो इसमें अब तक मैंने आपको सैलरी हेड की जो बेसिक चीज़ें थी, आधारभूत जो इसकी बातें थी, इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने से पहले आपको क्या किन किन चीज़ों का ज्ञान होना आवश्यक है, ये आपको लेक्चर के जरिए और आपको पीडीएफ भेज करके बताया है। तो जो भी पीडीएफ के अंदर आपको मैंने नियम भेजे हैं, उन नियमों को आप अच्छी तरह से याद करें, अच्छी तरह से सीखें उनको, क्योंकि उन नियमों के बगैर जो वेतन शीर्षक की कर योग्य आय निकालना ये असंभव होगा। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के लिए मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको मैंने इससे पहले जो भी फार्मूले या नियम या प्रावधान आयकर के बताए हैं वेतन शीर्षक के, वो आपने अच्छी तरह से याद कर लिए हैं और उनका पालन करते हुए ही आप जो सैलरी हेड में टैक्सेबल सैलरी निकालने के लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो 20 नंबर का परीक्षा में आता है, वो किस तरह से आप हल कर सकते हैं। तो इसके लिए आज अब अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। इसके लिए मैं आपको सबसे पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चंस निकालने के लिए ये बात आती है कि जब अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं तो कर्मचारी का सबसे पहले अपन उसका मूल वेतन लिखते हैं, बेसिक सैलरी, कि उस कर्मचारी का मूल वेतन क्या है, बेसिक सैलरी क्या है। अब बेसिक सैलरी में क्या होता है कि अगर आपको उस कर्मचारी की महीने के हिसाब से तनख्वाह बता दी जाती है कि इसको 10,000 रुपये पर मंथ मिलते हैं, तो आपके 12 महीने के 1,20,000 रुपये हो जाएंगे। अगर उसको 50,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिलती है तो उसके बेसिक सैलरी कितनी हो जाएगी, 12 पाँचों 60, 6 लाख रुपये, ठीक है। और अगर उसकी एनुअल सैलरी आपको बताई गई है तो आप उस कर्मचारी की एनुअल सैलरी लिख देंगे। अब इसमें विद्यार्थियों के लिए थोड़ा समझने की और कठिन कब लगता है बेसिक सैलरी को निकालना। बेसिक सैलरी को निकालना एक विद्यार्थी के लिए तब थोड़ा दिमाग लगाने की आवश्यकता होती है जब कर्मचारी एक लमसम अमाउंट नहीं बताया, मासिक सैलरी कितनी है या वार्षिक कितनी है, बल्कि क्वेश्चन के अंतर्गत आपको एक वेतन श्रृंखला दे दी गई है, पे ग्रेड दे दिया और ग्रेड के आधार के ऊपर आपको बता दिया कि इस कर्मचारी की नियुक्ति इस संस्थान में कब हुई थी। तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ता है कि ये निकालना पड़ता है, कैलकुलेशन करनी पड़ती है, वर्किंग नोट भी बनाना पड़ता है मूल वेतन निकालने के लिए कि किस तरह से इसका मूल वेतन निकलेगा। तो अभी मैं एक छोटा सा उदाहरण लेता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि एक करदाता की जो बेसिक सैलरी है वो किस तरह से कैलकुलेट की जाती है अगर उस ग्रेड पे दे रखी हो तो, अगर क्या ग्रेड पे दे रखी हो तो। अब मान लो कि राम एक करदाता है, ठीक है, और इसकी जो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ये है इसकी, मान लो कि ये नौकरी लगा है 1/11/2012 को, ये सर्विस लगा है, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है 1/11/2012 और इसकी पे ग्रेड आपको बता रखी है। पे ग्रेड इसकी है 20,000 रुपये, 1,000 रुपये, 25,000 रुपये और 40,000 रुपये, ये आप इसकी ग्रेड पे है। अच्छा, आपका जो असेसमेंट ईयर है वो है 2020-21, 2020-21 और जो आपका प्रीवियस ईयर है वो है 2019-20। अब देखिए ये जो आपको पे ग्रेड दे रखी है इसका क्या अर्थ है, इसका क्या अर्थ है ये समझने की कोशिश करो। इसका अर्थ ये है कि
ये कर्मचारी जब नौकरी ज्वाइन, इस कर्मचारी ने, राम ने जब नौकरी ज्वाइन करी तो उस समय इसको पहले साल मूल वेतन 20,000 रुपये दिए गए, फिर इसके हर साल हजार रुपये बढ़े 25,000 रुपये तक, और फिर इसके 2,000 रुपये बढ़े हैं 40,000 बेसिक पे तक। ये है ग्रेड का अर्थ। देखो ग्रेड में मैंने थोड़ा संशोधन किया, दोबारा देखो कि 20,000 रुपये, 1000, 25,000, 2,000, 40,000। क्या अर्थ हुआ? अर्थ ये हुआ कि 20 शुरू में 20,000 बेसिक तनख्वाह होगी, फिर 1000 हर साल बढ़ेंगे 25,000 तक, फिर 2,000 बढ़ेंगे हर साल 40,000 तक। ये पे ग्रेड है इसका, ठीक है। अब असेसमेंट ईयर है 2020-21, प्रीवियस ईयर है 2019-20। कैलकुलेट बेसिक सैलरी, कैलकुलेट बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी आपको इसका मूल वेतन निकालना है राम का। इफ बेसिक सैलरी, कैलकुलेट बेसिक सैलरी इफ, 3 कंडीशन लेता हूं, ही इज स्टिल इन सर्विस, ही इज स्टिल इन सर्विस। दूसरी सिचुएशन है ही रिटायर्ड ऑन, he retired on 31st 12 2019। और तीसरी सिचुएशन है he expires on 1st February 2020। नाउ अब ये सिचुएशन, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपके लिए लिया है कि राम एक कर्मचारी है और उसने किसी संस्थान में, एक कंपनी में या डिपार्टमेंट में जो उसने ज्वाइन किया है, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट उसकी 1 नवंबर 2012 है, और इसका पे ग्रेड आपको दे दिया 20,000, फिर हर साल 1000 बढ़ेंगे 25,000 तक, 2,000 बढ़ेंगे 40,000 तक। ये इस ग्रेड पे का अर्थ है। फिर आपको असेसमेंट ईयर बता दिया 2020-21, प्रीवियस ईयर है 2019-20, और बेसिक सैलरी आपको निकालनी है। बेसिक सैलरी में अगर ये अभी भी सर्विस में है, अगर ये 31 दिसंबर 2019 को रिटायर हो जाता है और अगर इसकी मृत्यु हो जाती है 1 जनवरी 2020 को, तो इस कर्मचारी की बेसिक सैलरी क्या होगी? क्योंकि आप जो टैक्सेबल सैलरी का स्टेटमेंट बनाएंगे उसमें सबसे पहले आपको लिखनी पड़ती है बेसिक सैलरी की, कर्मचारी की बेसिक सैलरी क्या है। अगर आपको सीधा अमाउंट बताया हुआ है तो आपको कोई बेसिक सैलरी निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती। दिक्कत क्या होती है? जब आपको ग्रेड पे दे दिया जाए, जब आपको ग्रेड दे दिया है तो ग्रेड देने से फिर क्या है कि आपको ये कैलकुलेट करना पड़ता है। अच्छा, दूसरा, आप ये जो बेसिक सैलरी इस कर्मचारी की निकालोगे ना, तो उस समय आपको क्या ध्यान रखना है कि आपका जो प्रीवियस ईयर है वो 2019-20 है। इसका मतलब आपको इस कर्मचारी की सैलरी लेनी है 1/4/19 से 31/3/20, इन 12 महीनों की आपको सैलरी लेनी है इस कर्मचारी राम की। अच्छा, अब कई बार क्वेश्चन में एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है। क्या होता है कि एक नियम है, अगर कोई सरकारी कर्मचारी है या ऐसा कर्मचारी है जिसकी तनख्वाह अगले महीने की पहली तारीख को दे होती है, ड्यू होती है, तो ऐसे कर्मचारियों की जो तनख्वाह है वो 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 की बजाय मार्च 2019 से फरवरी 2020 तक इन 12 महीनों की ली जाएगी। किस अवस्था में? अगर कोई सरकारी कर्मचारी है या ऐसा कर्मचारी जिसकी तनख्वाह अगले माह के पहली तारीख को दे, तो इसका आप विशेष ध्यान रखना। उसमें अपन जो सैलरी लेंगे वो मार्च टू फरवरी होती है, और सामान्यतः जब क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ रहता तो 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक आपको सैलरी लेनी है। जैसे ये साधारण मैंने सिंपल एग्जांपल दिया है राम का, तो इसमें अपन अप्रैल 2019 से मार्च 2020 की ही सैलरी
बेसिक सैलरी की गणना करेंगे। और अदर इसके जो टैक्सेबल अमाउंट की गणना है वो भी अप्रैल टू मार्च होगी। केवल सरकारी कर्मचारी में या ऐसा कर्मचारी जिसकी तनख्वाह अगले महीने की पहली तारीख को ड्यू होती है, ऐसे कर्मचारियों के लिए मार्च टू फरवरी के जो बेनिफिट्स है वो लिए जाते हैं। अब बात ये आती है कि इसकी कर्मचारी की बेसिक सैलरी किस तरह से इन 3 सिचुएशन में कैलकुलेट की जाएगी। इज स्टिल इन सर्विस, अभी भी वो सर्विस में है, 31 दिसंबर 2019 को रिटायर हो गया है, या 1 फरवरी 2020 को वो एक्सपायर हो गया है। बात समझिए। तो अभी इसमें देखिए अपन क्या करेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, कैसे इसकी बेसिक सैलरी निकालेंगे। तो इसमें पहली चीज तो ये है कि आप इधर ध्यान दो कि ये आदमी जो नौकरी लगा है वो लगा है 1/11/2012। क्या इसकी मूल वेतन होगी 20,000 रुपये। ये 20,000 रुपये इसकी वेतन, ठीक है। अब हर एक साल तक कैलकुलेट करो। जैसे अभी 1/11/2013 तनख्वाह कितनी हो जाएगी, हजार रुपये बढ़ेंगे। कितने बढ़ेंगे, हजार बढ़ेंगे, मतलब इसकी बेसिक सैलरी हो जाएगी 21,000 जैसे एक साल पूरा होगा। फिर उसके बाद ये मैं आपको पुराने सिस्टम में बता रहा हूँ। आजकल नए सिस्टम में तो क्या है कि जो कर्मचारी की सैलरी है वो 1 जुलाई से 3% के हिसाब से मूल वेतन बढ़ जाता है नए नियमों में। कोई पुराना कर्मचारी पहले से लगा हुआ है तो उसकी ग्रेड पे किस तरह से निकालती है उसका एक काल्पनिक उदाहरण लिया है। काल्पनिक उदाहरण अगर ग्रेड पे दिए तो कैसे निकालना है। अदरवाइज नए सिस्टम में तो आपको क्या करना है कि 1 जुलाई को कर्मचारी की 3% की मूल वेतन को बढ़ा दिया जाता है। वो उस हिसाब से करना है जैसा आपकी किताब में भी दिया हुआ है, नए सिस्टम से और पुराने सिस्टम से, दोनों सिस्टम से। अब इस कर्मचारी की जो 2014, 15, 16, 17, 18 और ये 19, अब क्या होगा 12, 13, 14 में कितने हो गए इसके 22,000। फिर बाद में 15 में कितने हो गए 23,000। फिर 16 में कितने हो गए 24,000। फिर 17 में कितने हो गए 25,000। फिर 18 में कितने हो गए 27,000 और फिर हो गए इसके 29,000। ये कब हो गए इसके 1/11/2019 1/11/2019 को इसकी तनख्वाह है 29,000। अब ये जो ग्रेड है ना, इस ग्रेड में एक चीज आपको ध्यान रखना, जैसे 1 नवंबर 2012 से इसकी 20,000 तनख्वाह है, वो आने वाले 12 महीनों में यानी कि अक्टूबर 2013 तक यही रहेगी। और इस कर्मचारी की 1 नवंबर 2019 से 29,000 तनख्वाह है, लेकिन इससे पहले के 12 महीनों में कितनी है 27,000। यानी ये 27,000 रुपये जो सैलरी है वो इसकी आपकी है 1/11/2018 को। इसका मतलब ये हुआ कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 30 अक्टूबर तक, 31 अक्टूबर तक 2019 तक इसका ये ग्रेड चलेगा और बाद में आएगा इसका 19,000 रुपये। अब अपना क्या है कि अपना जो असेसमेंट ईयर है वो है 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020। अब देखो ये जो आपकी सिचुएशन नंबर 1 है, जो सिचुएशन नंबर 1 है, जो आपकी सिचुएशन नंबर 1 है ये वाली, इस सिचुएशन में इसकी जो बेसिक सैलरी है वो किस तरह से कैलकुलेट होगी। बेसिक सैलरी देखो सिचुएशन नंबर ए, अगर वो आदमी रिटायर नहीं हुआ है तो अपन को इसकी तनख्वाह लेनी है 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने इसके अप्रैल से लेकर के और अक्टूबर तक तो ये 27,000 की रेट लगेगी।
अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी कि 27,000 रुपये गुणा 7 महीने प्लस, अब अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने। 5 महीने के लिए इसकी जो बेसिक होगी वो 29,000 गुणा 5, ये इस कर्मचारी का मूल वेतन होगा। कितना? 3,34,000 रुपये। इसको गुणा कर लीजिए, दिस प्लस दिस। अब अगर मान लो कि ये कर्मचारी रिटायर हो गया 31 दिसंबर 2019 को, तो अपन इसका मूल वेतन अप्रैल से 2019 तक ही लेंगे, तो इसका मतलब अक्टूबर तक तो यही तनख्वाह आ जाएगी। 27,000 गुणा 7 प्लस 29,000 गुणा 2 महीने बचेंगे दिसंबर के, नवंबर और दिसंबर, तो ये आपका हो गया 2,47,000 रुपये। 2,47,000 रुपये। और तीसरी सिचुएशन में क्या है कि अगर 1 फरवरी 2020 को रिटायर हो जाता है, तो इसकी तनख्वाह अपन जो लेंगे अप्रैल से लेंगे जनवरी 2020 तक। कितनी? जैसे ये आपकी 27,000 गुणा 7, ये होगी आपकी कब तक? 31 अक्टूबर तक। फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीने की 29,000 गुणा 3, तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप, तो ये 2,76,000 रुपये। 2,76,000 रुपये। तो इस तरह से ये जो राम करदाता है, इसकी जो बेसिक सैलरी है, इसकी गणना इस प्रकार से की जाएगी। 3 सिचुएशंस हैं। अगर क्वेश्चन में कर्मचारी के बारे में बताया नहीं गया है कि वो बीच में, गत वर्ष के बीच में रिटायर हो गया या एक्सपायर हो गया, तो अपन ये मान के चलते हैं कि ही इज स्टिल इन सर्विस, की अभी भी वो सर्विस कर रहा है, और इसकी गत वर्ष के 12 महीने की जो सैलरी है वो इस प्रकार से आप कैलकुलेट करोगे। और नए सिस्टम में अगर उसकी कैलकुलेट करनी है तो उसमें आपको 1 जुलाई को जो मूल वेतन है वो 3% के हिसाब से आपको बढ़ाना है। वो किताब में आपको अच्छी तरह से एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो अभी केवल आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर सरकारी कर्मचारी है या ऐसा कर्मचारी है जिसकी तनख्वाह अगले महीने की पहली तारीख को ड्यू होती है, तो ऐसे कर्मचारियों का वेतन आप मार्च 2019 से फरवरी 2020 तक इन 12 महीनों का दोगे। और ऐसा कर्मचारी जिसकी तनख्वाह महीने के अंत में ड्यू हो जाती है, तो ऐसे कर्मचारी का जो वेतन है वो अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक दोगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और ग्रेड पे अगर दे रखी है क्वेश्चन में, तो पीछे से किस तरह से ग्रेड पे को कैलकुलेट करके लाना है, ये मैंने आपको इसका एग्जाम्पल बताया है। उसके अलावा क्वेश्चन में जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है, उसमें जो भी सिचुएशन है कि 3% इंक्रीमेंट वाली बेसिक पे के हिसाब से करना है, या पुराना कोई क्वेश्चन है और पुरानी पे ग्रेड के हिसाब से उसका मूल वेतन निकालना है, तो उसकी गणना आप इस प्रकार से करेंगे। तो बच्चों देखो, सैलरी एड का जब आप क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहली समस्या प्रैक्टिकल में 20 नंबर का क्वेश्चन आता है, उसमें यही आती है कि मूल वेतन कैसे कैलकुलेट किया जाए। अब क्योंकि मूल वेतन क्वेश्चन में आपका जो मूल वेतन है वो सही होना चाहिए। किस लिए सही होना चाहिए? क्योंकि मूल वेतन के अलावा जो अदर फैसिलिटीज, अलाउंसेस और बहुत से जो बेनिफिट्स एक कर्मचारी को मिलते हैं, वो जनरली मूल वेतन का प्रतिशत होता है। मूल वेतन का इतना प्रतिशत, मूल वेतन का इतना प्रतिशत, मूल वेतन का इतना प्रतिशत। तो अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन में एग्जाम में आपकी जो बेसिक सैलरी की गणना, मूल वेतन की गणना है, वही अगर आपकी गलत हो जाएगी, तो फिर उसमें आपको वेरियस टाइप्स ऑफ जो अलाउंसेस मिलते हैं उनकी गणना गलत होगी, आपकी जो परक्यूजिट्स मिल रहे हैं उनकी गणना गलत हो जाएगी। तो इसका असर क्वेश्चन में बहुत जगह पड़ेगा अगर आपकी बेसिक सैलरी आपने मूल वेतन कर्मचारी का सही नहीं निकाला है। इसलिए ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने से पहले
मैंने जो इस चैप्टर की टिपिकल जो कठिन बातें थी कि ये जो पाठ है आपके दिमाग में किस तरह से फिट बैठ सकता है, तो इसकी शुरुआत बहुत ही अच्छे तरीके से नियम कानून फार्मूले आपको बता करके समझा करके पीडीएफ के जरिए और वीडियो भेज करके, और अभी मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन की शुरुआत की है जिसमें आपको मूल वेतन निकालना बताया है, किस तरह से मूल वेतन निकालें। अगर पे ग्रेड क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव ए गुड डे।